देखो, अक्सर किसी भी टाइम ट्रेवल शो के ऑडियंस की अपील किसी भी दूसरे जॉनरा से काफी ज्यादा होती है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि टाइम ट्रेवल का मतलब ही होता है अनएक्सपेक्टेड। अगर शो में टाइम ट्रेवल इन्वॉल्व है तो शो में अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स की कोई कमी नहीं होगी, और लोग कंटेंट देखते ही हैं अनएक्सपेक्टेड चीजें एक्सपीरियंस करने के लिए। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि एक स्टोरी बनाइए, उसके बीच टाइम ट्रेवल किसी भी तरह फिट कर दीजिए, सक्सेस आपके कदमों में होगी। है ना कितना आसान? नहीं, बिल्कुल गलत। अगर आपने ये फॉर्मूला यूज किया तो आपका प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का दिखेगा। जब हम टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट उठाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं। पहला, आप ऐसा शो बनाओ जिसमें टाइम ट्रेवल इन्वॉल्व हो, या फिर एक ऐसा शो जो टाइम ट्रेवल के बारे में हो। पहली चॉइस बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेवल स्टोरीज में कहीं भी ये नहीं बताया जाता कि टाइम ट्रेवल कैसे पॉसिबल है और कैसे होगा। बस वो सिर्फ ये दिखाते हैं कि टाइम ट्रेवल के कारण क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं। प्री डेस्टिनेशन, इंटरस्टेलर, लूपर, टेनेट, ये सभी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मूवीज हैं। बट द स्टाइन्स गेट गोज विद द लेटर ऑप्शन। स्टाइन्स गेट ना कि सिर्फ एक मुश्किल चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, बल्कि बड़ी ही सिंप्लिसिटी के साथ एक बहुत ही ग्राउंडेड तरीके से एक स्टोरी के रूप में डाल के हमारे सामने पेश करता है। इस एनिमे की एग्जीक्यूशन की वजह से ही मैं कहना चाहूंगा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टाइम ट्रेवल टेल एवर टोल्ड। जब हम बात करते हैं साइंस फिक्शन जोनरा की तो सबसे पहले दिमाग में आता है एक फिक्शनल वर्ल्ड, हाइपर एडवांस सिटी, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, लेजर गन्स, स्पेसशिप, जायंट रोबोट्स और एलियंस, जो कि देखने में तो बहुत ज्यादा कूल लगते हैं। लेकिन अगर आप ये सब कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो माफ करना, स्टाइन्स गेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है एक 17 साल का प्रोक्लेम्ड मेड साइंटिस्ट, जो कि खुद को बताता है いつもありがとうございます。これお釣りです。Ora mi sale. 俺は狂気のマッドサイエンティストホーインキャーマだ。 जो कि टोक्यो के अकिबारा डिस्ट्रिक्ट में किराए के अपार्टमेंट में अपनी छोटी सी लैब चलाता है। ओकाबे को फर्स्ट टाइम देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि वो एक बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट टाइप का कैरेक्टर है, जो कि वो है भी, पर सिर्फ इतना ही नहीं, वो इससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वेल, अब ज्यादातर लोग तो यही कहते हैं कि स्टाइन्स गेट के शुरू के 10 एपिसोड बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, पर मैंने तो शुरू के 10 एपिसोड बहुत ही ज्यादा एंजॉय किए, एंड ऑल ऑफ द बिकॉज दिस गाय, जो कि बहुत ही ज्यादा फनी है। जब मैंने इस एनिमे का टीजर और पोस्टर देखा था तो मुझे लगा था कि ये बहुत ही सीरियस एनिमे है, इसलिए मुझे इसे देखने के लिए काफी ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस एनिमे का स्टोरी आर्क जिस तरह से हैंडल किया गया है वो सच में बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है। शुरू के 2 एपिसोड देखने के बाद आपका दिमाग WTA मोड पर चला जाएगा, और बाकी का फर्स्ट हाफ फील्ड है रिफ्रेशिंग ह्यूमर और काफी ज्यादा एंजॉयबल स्लाइस ऑफ लाइफ मूवमेंट से। फिर शुरू होता है शो का सेकंड हाफ, जो कि है असली माल। वैसे हम सब जानते हैं टाइम ट्रेवल इज नॉट ए रियल थिंग, लेकिन जिस हिसाब से इस शो में टाइम ट्रेवल करते हुए दिखाया गया है, जो इनके टाइम ट्रेवल करने का तरीका है वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक है। मुझे ये बात काफी ज्यादा अच्छी लगी कि ये शो सिर्फ 24 एपिसोड का ही है, फिर भी शो के मेकर्स ने पूरा का पूरा फर्स्ट हाफ डिवोट कर दिया है अपने शो की प्लॉट मशीन को डेवलप करने में। जब बात आती है टाइम ट्रेवल की तो ये सुनने में बहुत ही आसान लगता है, लेकिन स्टाइन्स गेट हमें दिखाता है कि हाँ, ये सिर्फ सुनने में ही आसान लगता है। टाइम ट्रेवल एक स्पोर्ट से दूसरे स्पोर्ट तक जाने जितना आसान नहीं होता। जब आप टाइम में सफर करते हैं तो उसके साथ जुड़ी होती है बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन और वर्ल्ड चेंजिंग इवेंट्स, और हमारे शो का जो मेन कैरेक्टर है वो इन्हीं सब चीजों से होकर गुजरता है। कहानी को और ज्यादा रियलिस्टिक और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपने रियल लाइफ वर्ल्ड के कुछ रेफरेंसेस यूज किए गए हैं, जैसे कि जॉन टाइटर। अगर आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये महापुरुष कौन है तो बता दूं, 2 नवंबर सन 2000 को टाइम ट्रेवल इंस्टीट्यूट में एक फैक्स भेजा गया था, जिसमें एक शख्स ने क्लेम किया था कि वो एक टाइम ट्रेवलर है जो सन 2036 से आया है, और उसके 2 महीने बाद जनवरी 2001 में उसने अपना नाम रिवील किया, जो कि था जॉन टाइटर। उसने टाइम ट्रेवल इंस्टीट्यूट को कई सारे फैक्स भेजे और बताया कि वो एक पुराना कंप्यूटर IBM 5100 लेने आया है। उसने अपने टाइम ट्रेवल होने का सबूत देने के लिए कई सारी प्रिडिक्शन भी की, जिसमें से आधी सही थी और आधी गलत थी। उन्हीं प्रिडिक्शन में से एक थी कि 2004 में USA में सेकंड सिविल वॉर की शुरुआत हो जाएगी, और हम सब जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद जॉन टाइटर के नाम और काम दोनों को फेक बताया गया। इसी के साथ साथ स्टाइन्स गेट में सन और LHC जैसे बड़े शब्दों का यूज भी किया गया है। CERN नासा की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूरोप में है, जो कि न्यूक्लियर रिसर्च पर काम करती है। वहीं LHC, जिसका पूरा नाम है लार्ज हेड्रन कोलाइडर, CERN का बनाया हुआ इस दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर है। LHC एक 27 किलोमीटर लंबी सर्कुलर टनल है, जिसे बनाने में $10 बिलियन यानी लगभग 80,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस लार्ज हेड्रन कोलाइडर का यूज करके 2 प्रोटॉन पार्टिकल्स को ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड तक एक्सेलरेट कराकर उनका कोलिजन कराया जाता है, जिससे एंटीमेटर और हिग्स बोसोन
बोसोन पार्टिकल, जिसे हम द गॉड पार्टिकल के नाम से जानते हैं, की खोज की गई थी। अगर आपको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता है तो डरने की जरूरत नहीं है। शो को देखने और समझने के लिए आपको जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो में प्रोवाइड करा दी है। खैर, अगर शो के एनिमेशन की बात करें तो वो कोई बहुत ही ज्यादा स्पेक्टेकुलर नहीं है और इस एनिमे को उन सब चीजों की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन लाइटनिंग इफेक्ट और कलर फिल्टर्स काफी अच्छे थे। अब तक टाइम ट्रेवल पर कई डिफरेंट टेक्स लिए जा चुके हैं, लेकिन स्टाइन्स गेट के क्रिएटर्स को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंस्टेड ऑफ गेटिंग इन्फ्लुएंस, वो अपना खुद का एक नया और इंटरेस्टिंग टेक लेते हैं। इस टॉपिक पर स्टाइन्स गेट एनिमे में 3 पैरेलल्स हैं: साइंस फिक्शन, स्लाइस ऑफ लाइफ और थ्रिलर, और ये शो तीनों को जस्टिफाई भी करता है। ज्यादातर जहाँ पर भी साइंस फिक्शन होता है वो दूसरे जोनरा को ओवरटेक कर लेता है, लेकिन स्टाइन्स गेट में हर चीज बहुत ही ज्यादा परफेक्ट और बैलेंस है। सुपरनेचुरल और फैंटेसी जोनरा के शोज हाईली फॉरगेटेबल होते हैं, क्योंकि लोग उस चीज को ज्यादा याद रखते हैं जो ह्यूमनली पॉसिबल हो। अब डेथ नोट को ही ले लो, लोग डेथ नोट के सुपरनेचुरल एलिमेंट को उतना ज्यादा अप्रिशिएट या पसंद नहीं करते जितना कि लाइट और एल के बीच चल रही साइकोलॉजिकल वॉर को करते हैं, क्योंकि सुपरनेचुरल एलिमेंट बस एक प्लॉट डिवाइस होता है। उसका किस तरह से यूज किया जाए ये उसके मेकर्स को पता होना चाहिए। और स्टाइन्स गेट को बहुत ज्यादा मेमोरेबल बनाने का काम करता है उसका स्लाइस ऑफ लाइफ वाला पार्ट। भले ही आप साइंटिफिक रूल्स और मेथड्स भूल जाइए, लेकिन कैरेक्टर्स के बीच का जो इंटरेक्शन है और जो इमोशनल मूवमेंट्स हैं उनको भूलना इतना आसान नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए मुझे क्रिस्टोफर नोलन की इंटरस्टेलर और इंसेप्शन आज भी याद हैं उसके इमोशंस के कारण, लेकिन नोलन की लास्ट मूवी टेनेट में से ये एलिमेंट एब्सेंट था। बट फॉर मी टाइम ट्रेवल वाज जस्ट अ पीस ऑफ केक अंटिल नोलन रिलीज टेनेट। टेनेट देखने के बाद आपका दिमाग आपसे सिर्फ एक ही चीज कहेगा, हो गया बस, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। तो एक सवाल, इज दिस ए गुड एनिमे फॉर बिगिनर्स? तो मेरा आंसर हाँ और ना दोनों रहेगा। इसलिए क्योंकि चाहे आप बिगिनर हो या प्रो, शो में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप देख के समझ नहीं सकते। बस थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं। बट बिगिनर्स को मैं ये शो रिकमेंडेड नहीं करूंगा। मुझे डर लगता है कि ये शो उन्हें पसंद नहीं आएगा। अगर मैं अपने बिगिनर वाले डेज याद करूं तो मेरा फेवरेट एनिमे था डेथ नोट और अटैक ऑन टाइटन, और ज्यादातर लोगों ने एनिमे की शुरुआत इन्हीं 2 शोज से की है, क्योंकि ये शोज अपने विजुअली डायरेक्शन पर हेवीली डिपेंडेंट हैं, क्योंकि इन दोनों शोज का डायरेक्टर एक ही आदमी है। और ये दोनों शोज तो किसी को भी पसंद आ सकते हैं, बिकॉज द वे सीन्स आर क्राफ्टेड, नॉट द एंटायर स्टोरी, जस्ट सीन्स। बहुत ज्यादा हेवीली साउंड ट्रैक्स होते हैं, मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशन और स्टील आर्टवर्क, जो कि एक बिगिनर कल्ट को अट्रैक्ट करने के लिए काफी सही चीज है। बट स्टाइन्स गेट में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि कोई बिगिनर अपने एनिमे जर्नी की शुरुआत स्टाइन्स गेट से करे। 仕草も女にしか見えない。いや、女より女らしい美少女。だが男だ。इन द लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि फर्क नहीं पड़ता आपने कितने एनिमे देख रखे हैं। अगर आपने एक भी एनिमे नहीं देखा है तब भी मैं कहूंगा यारो स्टाइन्स गेट जाओ और देखो, शायद आपको पसंद आ जाए। अगर आप टॉप एनिमे ऑफ ऑल टाइम देखोगे तो स्टाइन्स गेट आपको 3रे नंबर पर मिलेगा। अगर आप एनिमे देखते हो तो आपको ये शो एक बार तो जरूर देखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए दिस इज योर बॉय आर्यन फ्रॉम आर्यन वर्स, ओवर एंड आउट। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।